जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हम हरियाणा जीके की 5 वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम जो हरियाणा पर बाहरी आक्रमण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और उसके जो उत्तराधिकारी करते हैं उस पर जो हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह तोमर वंश भारत में समाप्त हो जाता है, इसके बारे में सभी पॉइंट हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जैसा कि हमने 4th वीडियो में पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें पुष्यभूति का अंतिम शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, तो इस कारण जो पुष्यभूति वंश है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। और फिर वर्धन वंश के बाद फिर जो वर्धन वंश के सामंत थे, जो राजपूत थे, वही शासक के रूप में उभरते हैं। तो इनके बारे में हम आगे समझते हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड, मैंने वर्धन वंश बताया था। तो वर्धन वंश किसके सामंत हुआ करते थे? तो ये गुप्तों के होते थे। गुप्त जब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर जो वर्धन वंश है वो शासक के रूप में उभरता है। फिर अगर हम देखें राजपूतों के, जो राजपूत थे ये किसके सामंत हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे वर्धन वंश के। ठीक है फ्रेंड, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर आपको पता होना चाहिए जो पुष्यभूति वंश के बाद में जो कौन सा जो वंश है, जो राजपूत है वो उभरता है बहुत ज़्यादा, तो वो है गुर्जर प्रतिहार। तो कई बार अरेंज करने में भी आ जाता है कि पुष्यभूति के बाद कौन सा जो राजपूत है वो उभरता है इस क्षेत्र में। जो थानेसर कनौज का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है उत्तर भारत में, तो ये गुर्जर प्रतिहार उभरता है। और गुर्जर प्रतिहार के बाद कौन सा वंश आता है? तो ये आता है फ्रेंड तोमर वंश। ठीक है, और तोमरों के बाद फिर कौन आते हैं? चौहान। ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र पर कौन अधिकार कर लेते हैं? चौहान। और चौहान को जो मोहम्मद गौरी हरा देते हैं, फिर दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। जैसा आपको पता होगा संतलत के काल के बाद फिर मुग़ल आ जाते हैं और मुग़लों के बाद फिर अंग्रेज़, और फिर बाद में भारत आज़ाद हो जाता है और भारत में फिर लोकतंत्र गणतंत्र देश बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब समझते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। एक गुर्जर प्रतिहार का एक प्रमुख शासक है जो है राजा मिहिर भोज। एक कहावत भी सुनी होगी आपने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये राजा मिहिर भोज पर ही है। राजा मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार के एक शक्तिशाली शासक थे और इनका जो शासन पीरियड है वो रहा था, ये 9वीं शताब्दी के शासक रहे हैं। 9वीं शताब्दी के हैं, ये भी आपको याद रखना है, 9वीं शताब्दी के शासक हैं। तो इसका जो शासन पीरियड था वो 836 से लेकर 885 ईस्वी तक था। और इसके जो शासन काल में एक अभिलेख मिला है जो राजा मिहिर भोज से संबंधित है, वो है पेहवा अभिलेख। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पेहवा अभिलेख। पेहवा अभिलेख, तो इससे हमें जानकारी मिलती है जो पेहवा है वो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था राजा मिहिर भोज के समय में। ठीक है, तो ये पेहवा किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये था घोड़ों के व्यापार के लिए, जो कि पेहवा कुरुक्षेत्र में है। तो ये किसके लिए फेमस था? घोड़े के व्यापार के लिए। अगर वर्तमान में बात करें हम घोड़े, तो वर्तमान में हरियाणा में घोड़े कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक? तो गुरुग्राम में पाए जाते हैं। और गुरुग्राम से पहले जो घोड़े थे वो पहले कहाँ पाए जाते थे? करनाल में। फिर एक तोमर वंश के राजा रहे हैं अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली को बसाया था। ठीक है फ्रेंड, तो दिल्ली को किसने बसाया था? तो तोमरों ने बसाया था। अगर वंश की बात करें, अगर राजा का नाम पूछा जाए तो राजा था कौन था फ्रेंड? तो ये थे अनंगपाल।
तोमर राजा कौन थे? अनंगपाल, अनंगपाल तोमर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये तोमर, अनंगपाल तोमर। और इसने दिल्ली को बसाया था अनंगपाल तोमर ने। और पहले दिल्ली का नाम क्या हुआ करता था? तो इसका नाम हुआ करता था फ्रेंड, दिल्ली का पहले नाम था दिल्लिस, बाद में इसका दिल्ली नाम पड़ता है। तो पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? दिल्लिस। तो अनंगपाल तोमर ने इसको बसाया। लेकिन जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो भारत में 1911 में जॉर्ज पंचम और उनकी रानी महारानी मेरी आई थी, जो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया था जिन्होंने। तो दिल्ली की राजधानी 1911 में घोषित हुई, ये सन आपको याद रखना है। और कौन आए थे भारत में? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी। और इन्होंने क्या किया था कि जो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया था। लेकिन दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी? ये बनी फ्रेंड 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो अंग्रेज़ों के टाइम में 2 राजधानी हुआ करती थी। तो 2 राजधानी कौन कौन सी थी? कोलकाता और शिमला। जो कोलकाता थी वो शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। और जब अंग्रेज़ों को गर्मी लगती थी तो गर्मियों के टाइम में, ग्रीष्म में ये कहाँ चले जाते थे? शिमला अपनी ये राजधानी को स्थापित कर लेते थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के टाइम में जो भारत की राजधानी कोलकाता और शिमला हुआ करती थी। शीतकालीन जो राजधानी थी उनकी कोलकाता थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक तोमर वंश के राजा रहे हैं अनंगपाल द्वितीय। इससे संबंधित भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अनंगपाल द्वितीय, जिसे सूरजमल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो सूरजमल, इन्होंने एक मयूर झील का निर्माण कराया। अनंगपाल द्वितीय या सूरजमल आप कह सकते हो। तो इसने एक मयूर झील का निर्माण करवाया था, मयूर झील, और कहाँ, जिसे सूरजकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है, सूरजकुंड। तो ये सूरजकुंड झील कहाँ है फ्रेंड, जिसे मयूर झील भी कहते हैं। तो ये है फरीदाबाद में। तो इसकी स्थापना किसने की थी, किसने बनवाया था इसको? तो अनंगपाल द्वितीय, जिसे सूरजमल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। सूरजकुंड झील के पास ही फ्रेंड फरीदाबाद में एक इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है। तो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड झील पर। और ये कहाँ है फ्रेंड? फरीदाबाद में। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो सूरजकुंड झील जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, क्राफ्ट का मतलब होता है जो फ्रेंड हाथ से बनाई हुई चीज़ों का मेला लगता है इसमें। ठीक है, इसमें कोई मशीनरी का सामान नहीं होता है। तो ये मेले का आयोजन कहाँ होता है? सूरजकुंड झील में। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट। और फिर
अगर आप देखें जो तोमरों के इष्ट देवता कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। तोमरों के इष्ट देवता थे भगवान सूर्यदेव। तो इनके इष्ट देवता कौन होते थे तोमरों के, तो ये होते थे भगवान सूर्यदेव। अब हम देखते हैं फ्रेंड, जो मोहम्मद गजनवी और जो उसके उत्तराधिकारी हरियाणा पर आक्रमण करते हैं, तो इस तरह इनका तोमरों का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पूरी तरह से जो तोमरों का पतन है वो विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहान वंश के शासक हैं, वो इनका पूरी तरह से पतन कर देते हैं और भारत में इनका तोमरों का नेस्तनाबूद हो जाता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड। तो अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण, जब हरियाणा पर आक्रमण किया था तो हरियाणा पर कौन सा वंश का शासन चल रहा था, तो तोमर वंश का। ठीक है फ्रेंड। जब महमूद, और आपको पता होगा फ्रेंड, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो इसमें जब ये हरियाणा पर आक्रमण करते हैं तो ये हरियाणा पर जो शासन चल रहा था वो किन का था फ्रेंड, तोमरों का। ठीक है, ये भी आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और मोहम्मद गजनी का जो जन्म है वो 971 ईस्वी में हुआ और इसकी जो मृत्यु है 1030 ईस्वी में हो जाती है। और जब ये भारत पर पहला आक्रमण करता है, ये कब करता है फ्रेंड, 1001 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। और इसका लास्ट जो अंतिम आक्रमण है वो भारत पर 1007 ईस्वी में, सॉरी 1025 ईस्वी में होता है। सॉरी ये 1000, मैं आपको बता देता हूँ ये पॉइंट 25 क्यों नहीं आएगा, ये तो सोमनाथ पर आक्रमण है। लेकिन इसके जो आक्रमणों की, सारी आक्रमणों की बात करें, ये 1025 में इसका ये 16वां आक्रमण है फ्रेंड। 17 बार आक्रमण करता है तो ये 1027 में करता है जो कि जाटों के विरुद्ध है। ठीक है। और 1001 में ये वहिंद पर करता है आक्रमण, जो कि वहिंद भारत का हिस्सा हुआ करता था, पहले अखंड भारत की बात करें हम। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड कि ये भारत पर सबसे पहला किस पर आक्रमण करता है, ये वहिंद पर करता है, वहिंद पर। और वहिंद के जो राजा हैं वो कौन है फ्रेंड, वे हैं, तो जो राजा हैं वहिंद के राजा जयपाल हैं। ठीक है। और जयपाल जो है फ्रेंड, पहले अगर हम मोहम्मद गजनी से पहले देखें तो मोहम्मद गजनी से पहले उसके पिता के और जयपाल के बीच में युद्ध हुए थे। जयपाल लेकिन इसके पिता को, मोहम्मद गजनवी को पूरी तरह से पराजित कर देता है और इसी का बदला लेने आते हैं मोहम्मद गजनवी और जयपाल को इसमें बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। ठीक है, यानी वे अपनी पिता की हार का बदला लेते हैं जयपाल से। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम मोहम्मद गजनवी, जो 1009 में, हम क्योंकि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं आक्रमण को पढ़ेंगे जो हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वो फिर सेंटर के लेवल की बात करेंगे, फिर हम उसे स्टैटिक जीके, इंडिया जीके में पढ़ेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ हरियाणा के ही आक्रमणों पर ध्यान देना है। फिर अगर देखें हम मोहम्मद गजनवी का 1009 का आक्रमण, और इसमें भी वहाँ कौन से शासक हैं, तोमर हैं। ठीक है। और अगर बात करें फ्रेंड, ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं तोमरों का बारे में। जो तोमरों वंश की जानकारी किस साहित्य में मिलती है, उस साहित्य का नाम है फ्रेंड, क्योंकि बहुत कम ही इनकी तोमरों की जानकारी के लिए एक साहित्य है, तो ये है यश तिलक चंपू। ठीक है, यश तिलक चंपू में हमें तोमरों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जब ये 1009 में थानेश्वर आक्रमण करता है, थानेश्वर पर,
और उस टाइम में जो थानेश्वर को किस नाम से जाना जाता था? स्थानेश्वर, स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। और एक स्थानेश्वर में शिव मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं फ्रेंड? पुष्यभूति, जो कि हमने पुष्यभूति वंश में पढ़ा था कि स्थानेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं? तो वो पुष्यभूति कराते हैं। तो इसी पर आक्रमण करते हैं मोहम्मद गजनवी थानेश्वर, या आप स्थानेश्वर भी कह सकते हैं। तो इस आक्रमण को जो मोहम्मद गजनवी है, इसका असफल आक्रमण माना जाता है। असफल आक्रमण क्यों माना जाता है फ्रेंड? ये बिना लड़े ही इस आक्रमण से चला गया था, लौट कर चला गया था बिना लड़े ही। ठीक है, बिना लड़े ही चला गया था। आप ये मत समझो कि यहाँ से वे हार गया था। मोहम्मद गजनवी एक भी किसी भी आक्रमण में नहीं हारता है जो वह अपने 17 आक्रमण करता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इस आक्रमण में ये बिना लड़े चला गया था। अगला आक्रमण है फिर 1014 ईस्वी में करता है ये थानेश्वर पर आक्रमण। ये आक्रमण इसके लिए महत्वपूर्ण है। 1014 में ये थानेश्वर पर फिर आक्रमण करता है। और इस आक्रमण में जो थानेश्वर था फ्रेंड, ये मूर्ति पूजा हिंदू धार्मिक केंद्र हुआ करता था। जो इसका ये जो थानेश्वर था पहले मूर्ति पूजा। और आपको बता देता हूँ फ्रेंड, मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण करने का मेन मकसद क्या था कि इसे सूचना मिली थी कि जो भारतीय मंदिर हैं उनमें धन रखा गया है, इसलिए वह मंदिरों को तोड़ता था और वहाँ से धन प्राप्त करता था। ठीक है, और ये हिंदुओं का क्या हुआ करता था? थानेश्वर हिंदुओं का धार्मिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ से थानेश्वर से मोहम्मद गजनवी चक्कर स्वामी की जो मूर्ति है वो लेकर चला गया था, जो कि किसकी थी? कांस्य की बनी हुई थी, चक्कर स्वामी की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थानेश्वर से कौन सी मूर्ति लेकर चुरा कर ले गया था? ये कांस्य की, और कांस्य की बनी हुई थी चक्कर स्वामी की, और वहाँ ले जाकर इसने क्या कर दिया था? इसको नष्ट कर दिया था। अब इस जो मोहम्मद गजनवी की जानकारी के लिए जो इतिहास है फ्रेंड, वो हमें किस बुक में मिलता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए है फ्रेंड एक अल-बुरूनी, जो अल-बुरूनी भी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है और इसने जो किताबों की रचना की है वो एग्ज़ाम में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो इनके बारे में हम अल-बुरूनी के बारे में एक संक्षिप्त से पढ़ते हैं। तो इसकी जो मोहम्मद गजनवी या इसके आक्रमणों की जानकारी हमें किस इतिहासकार से मिलती है? तो ये एक अल-बुरूनी है। अल-बुरूनी, तो ये भारत किसके साथ आया था? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और इसने जो किताबों की रचना की ये थी ताकीद-ए-हिंद, जिसे किताब-उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है और जिसे हिंद का दर्पण भी कहा जाता है। तो मैं किताबें लिख देता हूँ। किताब लिखी थी इसने ताकीद-ए-हिंद। ताकीद-ए-हिंद, जिसे किताब-उल हिंद भी कहा जाता है। और इसे ही हिंद का दर्पण कहा जाता है। इन्हीं की एक ही किताब है फ्रेंड। ठीक है, ये इनकी भाषा अलग है, ठीक है, लेकिन किताब एक ही, ट्रांसलेट किया गया है अलग भाषा में। ठीक है फ्रेंड, और इसे ही हिंद का दर्पण कहा गया है। हिंद का दर्पण किसे कहते हैं? ताकीद-ए-हिंद या किताब-उल हिंद, एक ही किताब है हिंद का दर्पण। और जो अल-बुरूनी ने जो हरियाणा के बर्मा सरोवर थानेसर का वर्णन बहुत डिटेल से किया है। तो बर्मा सरोवर यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जो अल-बुरूनी ने किस सरोवर का वर्णन किया है? तो ये ब्रह्म सरोवर जो कि थानेसर में है, ब्रह्म सरोवर।
और थानेसर का वर्णन, और जो गीता का वर्णन भी किसने किया है? अल-बिरूनी ने। ठीक है, और गीता के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि जो ये किताब है ये बहुत ही नायब इल्म वाली पुस्तक है। तो किसे कहा है नायब इल्म वाली पुस्तक? नायब का मतलब होता है फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण, इल्म का मतलब ज्ञान। ठीक है, बहुत ही ज्ञान वाली पुस्तक है। किसके बारे में कहा है? गीता के बारे में। और एक क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा रहा है, वो है फ्रेंड, वह प्रथम मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया, तो वो था फ्रेंड अल-बिरूनी। ठीक है, यानी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अल-बिरूनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। प्रथम मुसलमान तो ये कौन था फ्रेंड? अल-बिरूनी, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। फिर एक इतिहासकार और हैं जिनसे हमें मोहम्मद गजनवी और उसके जो पूर्वजों का है उसके इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो दूसरा इतिहासकार कौन है? तो फिरदौसी हैं, जो कि ये भी मोहम्मद गजनवी के दरबार में ही थे, ये भी इनके दरबारी कवि हैं फिरदौसी। और इनका ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है और इतिहास का इसका नाम भी फिरदौसी। तो फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी फ्रेंड? शाहनामा। तो इसमें हमें मोहम्मद गजनवी और उसके पूर्वजों का इतिहास मिलता है, यानी ये एक मोहम्मद गजनवी की नहीं, ये इसके पूर्वजों के इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ये पुस्तक फिरदौसी ने मोहम्मद गजनवी के कहने पर लिखी थी, और जो मोहम्मद गजनवी ने फिरदौसी से कहा कि तुम्हें मेरे और पूर्वजों का इतिहास लिखना है, और इसने इतिहास लिखने के लिए फिरदौसी ने अपने 27 वर्ष लगा दिए। ठीक है, शाहनामा लिखने में। तो शाहनामा इसने 27 वर्षों तक शाहनामा लिखा। तो जब 27 वर्ष के बाद फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तेरे और तेरे पूर्वजों का इतिहास लिख दिया है, तो मुझे कुछ धनराशि दी जाए। तो इसमें क्या करता है, जो मोहम्मद गजनवी है वो दिनार देने से मना कर देते हैं, और इससे फिरदौसी बहुत ही अपसेट होते हैं। तो कि जिसने 27 वर्षों तक किसी का इतिहास काम किया हो और उसे वेतन न मिले, तो बहुत ही दुख की बात है। तो इस पर इन्होंने फिरदौसी ने एक बात कही मोहम्मद गजनवी से, जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो ये किसके बारे में कही है, तो ये भी याद रखना है, और किसने कहा है। तो ये फिरदौसी ने कहा है, क्या कहा है? ऐसा मोहम्मद महमूद है फ्रेंड, ये मोहम्मद नहीं है, महमूद। देश को जीतने वाला तू खुदा से डर। महमूद, देश को जीतने वाला, देश को जीतने वाला तू खुदा से डर। ये किसने कहा? फिरदौसी ने। और किसे कहा? गजनवी से, महमूद गजनवी से। तो ये बात है फ्रेंड, ये कहावत, ये जो लाइन है, ये पूरे गजनी क्षेत्र में फैल गई, इतनी फैल गई कि इससे लोग फिर जो गजनवी से चिढ़ने लगे। ठीक है, जिसने 27 वर्षों तक इसका इतिहास लिखा और उसने दिनार देने से मना कर दिया। तो ये फिर गजनवी को, जो महमूद गजनवी को लोगों के कानों से सुनी, तो उसे बहुत ही गजनवी को दुख हुआ, और दुख हुआ तो इससे पश्चाताप इन्होंने किया। और फिर क्या करते हैं, जो मोहम्मद गजनवी हैं वे अपने पुत्रों से कहते हैं, बेटा जाओ तुम ये दिनार लेके जाओ, बहुत सारी दिनार देते हैं,
और फिरदौसी को दे के आओ। तो जब उनके पुत्र फिरदौसी को ये दिनार देने जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनका जनाजा है, यानी जनाजा होता है फ्रेंड, जैसे मृत्यु हो जाती है तो उसको जनाजा कह देते हैं। तो जनाजा जा रहा होता है, तो जनाजा जा रहा है यानी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो दिनार जब उसके पुत्र उसके बेटों को देते हैं, फिरदौसी के बेटों को ये पैसे देते हैं, तो जो उसके बेटे हैं वो मना कर देते हैं कि जब तेरे पिता ने, मेरे पिता जिंदा थे और उन पे पैसे लेने गए, जब तो तुम्हारे पिता ने दिए नहीं, अब ये हमारे पैसे किस काम के, हम नहीं लेते हैं। और ये फिर वापस ले आए थे। ठीक है फ्रेंड, ये एक छोटी सी आप कहानी के तौर में याद रख सकते हो। तो ये हमने फिरदौसी के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं हम फिर जो इसके आक्रमण हैं जो कि महत्वपूर्ण है मोहम्मद गजनवी के। 1025 का आक्रमण है फ्रेंड, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये आक्रमण है फ्रेंड सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में था, इसको लूटा था सोमनाथ के मंदिर को। तो सोमनाथ को मंदिर को कब लूटा था? 1025 में। और इसका आक्रमण का क्रम पूछे तो ये 16वां आक्रमण है फ्रेंड। ठीक है, तो 16वां आक्रमण। और यहाँ के सोमनाथ के जो राजा थे उस टाइम भीम प्रथम थे, और जिसे मूलराज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो उस टाइम वहाँ राजा कौन थे? मूलराज प्रथम। और इन दोनों को हरा देते हैं जो गजनवी, और यहाँ सोमनाथ के मंदिर को लूटते हैं। ये लूटने पर अगर आप देखें फ्रेंड, जब ये 15 आक्रमण पहले कर चुका था और ये इसका 16 आक्रमण, अगर ये 15 का धन जोड़ लें फ्रेंड, उससे भी कई गुना इसे यहाँ सोमनाथ के मंदिर से मिल गया था। कहते हैं कि ये इसे 80 लाख दिनार मिली थी, 80 लाख दिनार सोने की फ्रेंड। ठीक है, इतना धन था इसमें सोमनाथ के मंदिर में, और ये अपने ऊँटों गधों पर सब पर लाद कर ले गया था। ठीक है, और एक बात और इसकी महत्वपूर्ण है कि जो गजनवी है वो आते वक्त आक्रमण करता हुआ आता था, लेकिन जाते वक्त किसी के साथ आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि जब ये धन ले जा रहा रखा होता था अपने साथ, तो उस टाइम ये नहीं चाहता था कि हम आक्रमण करें और हमारा धन इधर उधर हो जाए। तो इसलिए जाते वक्त ये बहुत ही सावधानी से जाता था, यानी किसी के साथ आक्रमण नहीं करता था। लेकिन फिर एक आक्रमण करता है, लास्ट का 17वां आक्रमण। ठीक है, जब ये धन लूटकर सोमनाथ से ले जा रखा होता है फ्रेंड, तो ये जो खोकर, एक खोकर जो जाटों को कहते हैं फ्रेंड, वो इस पर आक्रमण कर देते हैं। उनको भनक लग जाती है कि गजनवी यहाँ से धन लूट कर ले जा रहा है, तो वह मोहम्मद गजनी पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन गजनवी उन पर आक्रमण नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपने धन को बचाना चाहता है। तो फिर इस पर कर देते हैं, तो फिर भी कि खोकर इसके जाट हैं वो इसके कुछ धन लूट लेते हैं। और फिर जाते वक्त तो ये उन पर आक्रमण नहीं करता है, ये बचकर निकल जाता है। फिर इनको ये मोहम्मद गजनवी सोचता है क्यों ना इन खोकरों को सबक सिखाया जाए। फिर ये भारत में फिर आता है 1027 में और खोखरों पर आक्रमण करता है, और ये इसका अंतिम आक्रमण है जो कि 17वां है। और फिर अगर हम देखें, फिर ये गजनी चला जाता है और खोखरों को पूरी तरह से पराजित कर देता है। तो अगर हम देखें 1027 से फिर क्या करता है गजनवी, इसमें कहते हैं कि गजनवी पागल हो जाता है। क्या करता है, ये अपने क्षेत्र में, गजनी क्षेत्र में निर्माण कार्य, बहुत से कार्य तो करवाता है, लेकिन जब ये बहुत सारा धन है ये अपने एक कमरे में रख लेता है, बहुत अपना स्टॉक कर लेता है, वहीं ये वहाँ जाकर सोने लगता है। और ये धन को देख देख कर वहाँ पागल हो जाता है। महज 3 सालों में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह इसकी मृत्यु ख़त्म हो जाता है। फिर इसके जो बेटे हैं वे भारत पर आक्रमण करते हैं। तो इन बेटों के, तो मैंने जैसा बताया था कि जो तोमरों के पतन के लिए गजनवी और उसके जो उत्तराधिकारी बने वो मुख्य रूप से माने जाते हैं, और बाद में पूरी तरह से जो चौहान वंश है इनका तोमरों का पतन कर देते हैं, सफाया कर देते हैं। फिर
जो इनका बेटा है गजनवी का, जिसका नाम है मसूद, बेटे का नाम क्या है? मसूद। ये क्या करता है 1037 ईस्वी में, 1037 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण करता है। तो हरियाणा का जो हांसी और सोनीपत को का क्षेत्र है, और उस टाइम जो राजा है वो है कुमारपाल देव। ठीक है, हरियाणा में कौन सा किसका राजा शासन चल रहा है? कुमारपाल देव का। कुमारपाल देव। तो उन पर आक्रमण करते हैं और मासूद जीत जाते हैं। जो सोनीपत और हांसी का क्षेत्र है, हांसी व सोनीपत का जो हरियाणा का क्षेत्र है, उस पर क्या कर लेते हैं? मसूद अधिकार कर लेते हैं। और इसमें से अपनी जो राजधानी बनाते हैं मसूद, वो किसको बनाते हैं? हांसी को। ठीक है, हांसी किसकी राजधानी रही है? मसूद की। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद मसूद का बेटा है। ठीक है फ्रेंड, अगर देखें तो मोहम्मद गजनवी का पोता और मसूद का बेटा है मादूद। मसूद का बेटा है मादूद। ये क्या करता है 1043 में हरियाणा पर आक्रमण करता है और हरियाणा को जीत लेता है। ना सॉरी, जीतता नहीं है फ्रेंड, इसमें मादूद हार जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो तोमर हैं और चौहान हैं, वो मिलकर दोनों हैं, ये कहते हैं कि हम तो फिर आपस में फिर फैसला कर लेंगे, पहले जो विदेशी है उसको यहाँ से भगाया जाए। ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या करते हैं, तोमर और चौहान मिलकर मादूद का मुकाबला करते हैं और मादूद को हरा देते हैं और मादूद यहाँ से लौटकर वापस चला जाता है। फिर आगे देखें हम, मादूद के बाद मोहम्मद गजनवी का ही एक वंशज है इब्राहिम। वो क्या करता है, हरियाणा को जीतने का कार्य करता है। इब्राहिम वो तोमरों से हरियाणा को जीत लेता है। ठीक है, हरियाणा को किसने जीत लिया? इब्राहिम ने। फिर अगर देखें, इस तरह तोमरों का पतन हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो तोमर हो रहे हैं और इतने राजपूत नहीं हो रहे हैं। तोमरों का पतन, जो मोहम्मद गजनवी और उसके उत्तराधिकारी हैं वो उनकी सेना को ख़त्म कर रहे हैं। फिर क्या होता है, पूरी तरह से जो तोमरों का पतन है वो चौहान वंश कर देता है। ठीक है, तो पतन के लिए उत्तराधिकारी कौन है? मोहम्मद गजनवी और उसके उत्तराधिकारी और चौहान वंश। ठीक है फ्रेंड। फिर क्या होता है, 1139 ईस्वी, 1139 ईस्वी में राजा हैं चौहान वंश के अर्णोराज क्या करते हैं, वो तोमरों को हराने का कार्य करते हैं, यानी वो तोमरों को हरा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, पूरी तरह से पतन नहीं हुआ है, फिर आगे बताऊंगा मैं। फिर है 1156 ईस्वी। 1156 ईस्वी में जो चौहान वंश के राजा हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ, और जिसे बिसल देव के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करता है, ये तोमरों का पूरी तरह से पतन कर देता है, नेस्ता नाबूद कर देता है, यानी फिर तोमर तो कोई शासक बनता ही नहीं। ठीक है, पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कौन कर देते हैं? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप देखें, एक टोपरा अभिलेख है फ्रेंड, टोपरा अभिलेख, जो कि यमुनानगर जगाधरी में है, और इससे संबंधित हमें मौर्य वंश के अभिलेख मिले हैं और एक विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित भी अभिलेख मिले हैं। 3 अभिलेख हमें किसके मिले हैं? विग्रहराज चतुर्थ के, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि विग्रहराज ने के तोमरों का पूरी तरह से पतन कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक पॉइंट और है फ्रेंड, मैं हरियाणा के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर हरियाणा देखें फ्रेंड,
1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका भाग हुआ करता था? ये हुआ करता था फ्रेंड, से पहले यूपी का भाग हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बाद में जब 1857 की क्रांति होती है, इसके बाद में जो अंग्रेज हैं हरियाणा को किस में विलय कर देते हैं? पंजाब में। ठीक है फ्रेंड, और फिर आपको पता होगा हरियाणा का और जिला अलग राज्य कब बनकर आता है? तो ये आता है फ्रेंड 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।